हम बात कर रहे हैं द एग्जीक्यूटिव की, यानी कि कार्यपालिका। कार्यपालिका कहां आती है? जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो तीन इसके स्तंभ हैं। एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों मिलके देश को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इस तरीके से बताता है कि ये जो तीनों अलग अलग शाखाएं हैं, तीनों अलग अलग ब्रांच है, वो आपस में एक हार्मनी से, एक एकमीयता से काम करें। तो हम कोशिश करेंगे जानने की कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में क्या अंतर है। फिर हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनका कंपोजिशन कैसे होता है, वो कैसे बनती है, काम क्या होता है उनका। और हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में, प्रधानमंत्री साहब के बारे में। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, जो एक्चुअल काम करते हैं, जो एक्चुअल कार्य को अंजाम देते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक एग्जीक्यूटिव क्या होती है? अगर इसको मैं बहुत लेमैन शब्दों में बताऊं तो आप देखें, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कोई काम करता है, किसी काम को करने के लिए या एक काम को अंजाम देने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो अथॉरिटी करती है। अब आपका मान लीजिए एक कॉलेज है या आप स्कूल है, मान लीजिए एक स्कूल है और एक आपके डीन हो गए, प्रिंसिपल हो गए। अब उनके साथ कुछ हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, जैसे वाइस प्रिंसिपल वगैरह। अगर स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए। अब और भी होंगे, लेक्चरर्स होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, टीचर, फिर उसमें स्टूडेंट्स होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वाले काम भी होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, स्टोर्स वाले लोग होंगे। तो ये सारी जो एक श्रृंखला बनी है, तो जब डीन जो है, जब कोई डिसीजन लेते हैं तो क्या करेंगे, वो इन एचओडीज को बुला लेंगे, फिर ये बैठ के एक डिसीजन लेंगे। और ये जो डिसीजन है, जैसे एक आदमी को बोल दिया कि देखिए आप एचओडी साहब, आप ये जो काम है, जैसे कोई इवेंट होना, नया साल का सेलिब्रेशन होना मान लीजिए, तो उस नए साल के या एग्जामिनेशन मान लीजिए, एग्जामिनेशन के लिए कहा देखिए आप एग्जामिनेशन की सारी जिम्मेदारी ले लीजिए। तो ये साहब जो है ये भी नहीं कर पाएंगे अकेले, ये जाएंगे, ये 2-3 प्रोफेसर ले लेंगे, 2-3 बच्चे ले लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव से 2-3 ले लेंगे, स्टोर से 1-2 लोग ले लेंगे। तो वो कुछ लोगों का एक ग्रुप बना लेंगे जो काम करेंगे। आप ये तो नहीं मान सकते, तो ये जो डीन है ना, इसमें ये प्राइम मिनिस्टर हो गए, और ये 4 लोग जो है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। और जो नीचे लोग काम कर रहे हैं ना, वो आईएएस आईपीएस हो गए। आप थोड़ा अंतर समझ गए? क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर जाके काम हर जगह नहीं कर सकता, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाके नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए। तो असली में जो काम कर रहे हैं, डिसीजन मेकर अलग होते हैं, काम करने वाले अलग होते हैं। कई ऑफिस होल्डर जो होते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं, रूल बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको असली तरीके से धरातल पे लाते हैं या इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो लोग हैं उनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब, जैसे मैंने कहा, वो लोग, बॉडी ऑफ पर्संस, वो लोग जो रूल और रेगुलेशन को एक्चुअल प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं, उसको लागू करने की कोशिश करते हैं, उसको चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। जब तक रूल रेगुलेशन बनाने से पूरा फायदा नहीं है, जब तक रूल और रेगुलेशन, जैसे यहां पर देखिए रूल और रेगुलेशन, एग्जामिनेशन के जो रूल रेगुलेशन बने वो बच्चों के लिए थे, तो जब तक वो बच्चों तक पहुंचेंगे नहीं, जब तक ये इसको ठीक से लागू नहीं किया जाएगा, तो उन रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वो जो लोग कर रहे हैं, तो डीन ने जो रूल बनाया है वो उसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो गवर्नमेंट में भी ऐसा है, एक बॉडी जो है वो पॉलिसी डिसीजन बनाती है, रूल बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, एक बॉडी वो हो गई। दूसरी बॉडी जो होती है वो इन रूल को इंप्लीमेंट करती है, इन रूल को जारी करती है,
तो गवर्नमेंट जो है वो ये देखती है कि भाई काम ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट का वो पार्ट जो फंक्शनिंग में आता है, यानी जो सरकार के रूल्स रेगुलेशन या जो भी डिसाइड हुआ है उसको इम्प्लीमेंट में काम करने में आता है, उसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो इसके काम क्या है, प्रिंसिपल काम क्या है एग्जीक्यूटिव के? एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव ही तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट, अगर आप सरकारी आदमी की बात करें, सरकारी नौकर ही तो गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर भी गवर्नमेंट है और एक सरकारी नौकर भी गवर्नमेंट है। तो जो जी विधायिका ने तय किया है, जो भी लेजिस्लेचर ने कुछ रूल बना दिए, कुछ एक्ट बना दिए, कुछ लॉ बना दिए, तो ये जो एग्जीक्यूटिव है वो गवर्नमेंट की ही एक ब्रांच है जो इस रूल रेगुलेशन एक्ट लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। इनको जो भी लेजिस्लेचर ने, विधायिका ने जो डिसाइड किया है, रूल बनाए हैं, उनको एग्जीक्यूट करने का काम है। वो भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होता है, उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो ऑफिशियल डिजिग्नेशन है, मतलब उनका नाम हो सकता है, आप किसी का नाम ऐसे नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रीज जो है वहां पर प्रेसिडेंट्स हो सकते हैं, कई जगह पे चांसलर्स हो सकते हैं, कई जगह पे कुछ और नाम हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, मिनिस्टर भी है, और जर्मनी में चांसलर है, अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है। अमेरिका में प्रेसिडेंट सबसे टॉप पे है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर सब पे टॉप पे है। तो ये जो है यहां तक तो होता ही है, ये तो नाम मैंने लिए वो है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो गए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए जो सिविल सर्विसेज वाले हैं, नागरिक सेवा में जो लोग लगे हैं, सिविल सर्वेंट्स कहते हैं हम इनको। वो लोग जो रिक्रूट होते हैं, जो अपॉइंट होते हैं, जिनको नौकरी दी जाती है, जो मैंने पहले 3 बताए वो इलेक्ट होते हैं, वो लोग इलेक्ट होके आते हैं। लेकिन जो आपको मैं सिविल सर्वेंट बता रहा हूं, ये इलेक्ट नहीं होते, ये अपॉइंट होते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, इंटरव्यू होता है, तब ये आते हैं यहाँ पे। ओके, तो जो गवर्नमेंट की चीजों को लागू करने वाले होते हैं, जो वो अलग हो गए, लेकिन जो पॉलिसी बनाते हैं, जो ऊपर वाले बात जो बता रहा हूं मैं आपको, इनको हम कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये जो प्राइम मिनिस्टर कहीं कहते हैं, कहीं चांसलर कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गई। नीचे आ जाइए, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई, ये सारे जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव 2 भाग कर दिए मैंने, एक परमानेंट, एक हो गई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक हो गया परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो नौकरी करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव 5 साल के लिए इलेक्ट हुए, हो सकता अगली बार हो सकता ना हो, लेकिन आईएएस तो 60 साल तक काम करेगा जब तक वो रिटायर नहीं होता। तो 2 भाग कर दीजिए एग्जीक्यूटिव के, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक, ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इसमें कौन कौन से आते हैं? हमारे यहाँ कौन कौन आता है? इसमें प्रेसिडेंट भी आते हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जिसको प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो क्या क्या टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं? देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। हिंदुस्तान में हमारे सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट, वो एक रबर स्टैंप है, वो एक मुखौटा है केवल, उनके पास उतनी ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई हैं। तो ब्रिटेन में क्वीन है, तो ये जैसे ब्रिटेन में क्वीन है वैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है। लेकिन यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके पास है? वो सारे के सारे पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। जैसे अभी हमारे पास प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है यूएसए के। कनाडा की बात करें, वहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहां पर जस्टिन ट्रूडो है, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है कनाडा में। इसका मतलब जो क्वीन एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ 2 अभी जो है, वो जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद साहब, वैसे ये वहां के मोनार्क है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट के हेड है। फ्रांस में चले आइए, फ्रांस में दोनों ही है, यानी प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, यानी कि यहां पर आधा अर्ध सिस्टम है। मतलब प्राइम मिनिस्टर भी है, और दोनों के पास कुछ पावर्स हैं। जैसे हिंदुस्तान में केवल प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, यहां पर किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास भी है, और इसको हम अर्ध अध्यक्षात्मक कहते हैं, इसको कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अर्ध इस तरीके से कहते हैं इसको। तो जब जो प्रेसिडेंट है, इसमें आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देता है, और वो मिनिस्टर को भी करता है,
बट उसको फिर वो हटा नहीं सकता। प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर को बनाता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता। जापान में चले जाइए, जापान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पर एक एम्परर है, वो हेड के, वो पूरे देश के स्टेट हो गए, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट के हेड हो गए। इटली में आ जाइए, इटली में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड है। फॉर्मल जहां मैं कहूं इसका मतलब केवल नाम के हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्चुअल पावरफुल आदमी है, वो पूरे गवर्नमेंट के हेड है। रशिया में आ जाइए, रशिया में भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहां जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, वो गवर्नमेंट के हेड है। प्रेसिडेंट रशिया में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और जो प्राइम मिनिस्टर वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो जाएंगे। जर्मनी में आइए, जर्मनी में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है। यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो केवल एक सेरेमनी के नाम पे एक हेड है, केवल एक रबर स्टैम्प की तरह हो गया कि भाई हाँ एक है, सबसे ऊपर एक आदमी है। लेकिन जो चांसलर है एंजेला मार्केल है, अभी वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, तो आप देखें कितनी सारी वैरायटी है, कितनी अलग अलग फ्लेवर्स हैं, कि अलग अलग एग्जीक्यूटिव हमारे अलग अलग देशों में हैं। जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूं, तो वहां पर प्रेसिडेंट, जैसे जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वहां ना कोई राजा है, ना कोई क्वीन है, ना कोई एम्परर है, कोई नहीं है। प्रेसिडेंट सब कुछ है, प्रेसिडेंट ही राजा है, प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट, मतलब प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट है, सब कुछ प्रेसिडेंट ही है। तो यूएसए में, ब्राजील में, बहुत सारे लैटिन अमेरिका में ऐसा चलता है। तो जरा रिविजिट किया जाए इसको, फिर हम आगे बात करेंगे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो डिफरेंट सिस्टम है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसको जरा क्लियर कर दूं। देखिए कैसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम से लेट हो गए। संसदीय व्यवस्था है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो असली पावर रखते हैं, उनके पास सारा पावर है। जितने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में वहां पर प्रेसिडेंट होंगे या एक मोनार्क होंगे, वो केवल एक नॉमिनल हेड होंगे, यानी कि केवल नाम के एक हेड बना के रख दिया जाता है। लेकिन या रबर स्टैम्प तो नहीं कहूंगा, उनको भी कुछ थोड़े बहुत तो पावर दिए गए, लेकिन वो फॉर्मल हेड है। वो फॉर्मल मतलब औपचारिक हमारे हेड है। लेकिन जो रोल है प्रेसिडेंट का या मोनार्की का, वो सेरेमनी की तरह है, यानी आप ये समझ लीजिए कि एक नाम के नाम पर है, एक गारलैंड के नाम पे है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर जो अपनी कैबिनेट बनाती है, जो मिनिस्टर्स जिनको बनाते हैं वो और अपने कैबिनेट में रखते हैं, उनके पास असली पावर है, वो इफेक्टिव पावर रखते हैं। कौन पावर रखता है? प्राइम मिनिस्टर, और साथ में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके पास इफेक्टिव पावर है। तो ये जो चीज चलती है वो जर्मनी में है, इटली में है, जापान में है, यूनाइटेड किंगडम में है, इसके अलावा पोर्चुगल में भी है, पोर्चुगल में भी ऐसा है। फिर हम आते हैं जो सभी प्रेसिडेंशियल अर्ध अध्यक्षात्मक सिस्टम, जो अर्ध अध्यक्षात्मक सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहां पर जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास, दोनों के पास पावर होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होते, है ना, केवल प्राइम मिनिस्टर के पावर होते हैं। जो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसमें जो पावर होते हैं प्रेसिडेंट के पास भी होते हैं, और प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास होते हैं। डे टू डे काम के लिए दोनों के पास पावर होंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब ये जो सिस्टम मैंने आपको जो बताया अभी, अर्ध जो अध्यक्षात्मक है, वो फ्रांस में देखेंगे आप, रशिया में देखेंगे, श्रीलंका में देखेंगे, यहां पर आप इसको पाएंगे। फ्रांस, रशिया, श्रीलंका। अब जो हमने डिस्कस किया ना, उसको हम एक तरीके से समराइज कर देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या डिस्कस किया। टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये क्या होता है? टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं। पहला है
कि एक सिस्टम है जिसमें एक ही आदमी की लीडर होगा, और एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कलेक्टिव लीडरशिप होगी, मतलब एक आदमी केवल हेड ऑफ द स्टेट नहीं होगा, है ना। तो इसमें यहां पर जो एक सिस्टम है जिसमें एक ही आदमी है जो पावरफुल है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखिए, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब पूरे देश का, और राजा भी वही है, वो गवर्नमेंट का हेड भी वही है, और वो प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया था, हिलरी क्लिंटन साहिबा नहीं बन पाई, उसके पहले 2 टर्म तक आपके ओबामा साहब रहे, बराक ओबामा। तो वो किसी लेजिस्लेचर विधायिका के प्रति आंसरेबल नहीं होते। ध्यान रखिए, डोनाल्ड ट्रंप आपकी जो उनकी सेनेट होगी या फिर जो भी उनका कांग्रेस होगा उसके प्रति कोई अकाउंटेबल नहीं होते। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऐसा होता है। अब आते हैं हम कलेक्टिव लीडरशिप। यहां पर 2 तरीके हो सकते हैं, एक पार्लियामेंट्री है, एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहां पर जो हेड होगा वो, जैसे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी है, वो आपके हेड हो गए गवर्नमेंट के, लेकिन वो गवर्नमेंट के हेड हो गए। वो लीडर है जो मेजॉरिटी पार्टी लेगी लेजिस्लेचर में, लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी होगी उसके वो लीडर है, तो या कोएलिशन हो उसके लीडर हो, तो जो भी मेजॉरिटी जिसको मिल जाती है या कोएलिशन को मिल जाती है उसके वो हेड होंगे, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। अगर हम जो स्टेट्स की बात करेंगे तो वहां पर जो भी लोग आएंगे वो अपने चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो टॉप पे है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो राज्यसभा और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट क्या हो सकते हैं, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है जैसे रामनाथ कोविंद साहब है, और कई देशों में मोनार्क भी हो सकते हैं, किंग हो सकते हैं। मोनार्क तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अगर मोनार्क है मतलब कोई राजा या एम्परर है। जो प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ जैसे पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, संसदीय व्यवस्था है, इसको ये जो दोनों लोग हैं ये केवल सेरेमनी के लिए है, बस ये नाम के हैं, एक्चुअल पावर इनके पास नहीं होती है। एक्चुअल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। मैं अर्ध अध्यक्षात्मक के बारे में बताता हूँ। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यहां पर आधा समझ लीजिए, आधा इधर आधा उधर, है ना। तो यहां पर क्या है, प्रेसिडेंट में देश का हेड प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट के हेड है, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, और प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल है, कोई जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास पावर है, और प्राइम मिनिस्टर और उसके जो काउंसिल है वो जिस तरीके से हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, विधायक के लिए, यहां पर भी है। ये इसमें अंतर है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? हुआ ये कि 1919 और 1935 हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे 47 में और 1950 तक ये चला, तो यहां तक हमको ऑलरेडी कई चीजें समझ में आ गई थी, है ना। 1919 और 1935 में समझ में आ गई थी कि अगर हमको एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रखना है, या ये कहें कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अच्छे से, रिप्रेजेंटेटिव जो जनता के चुने हुए मेंबर हैं वो ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रख सकते हैं, या वो ज्यादा खुद भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, है ना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम प्रेसिडेंट होंगे, जैसे ही अगर हम यूएस में जाएंगे वहां प्रेसिडेंट सब कुछ होता है हर जगह, अगर अमेरिका में जाएंगे, लेकिन होता यह है यहां पर, जैसे अगर आपने किसी एक आदमी को टॉप दे दिया, वहां पर पर्सनालिटी कल्ट हो जाएगा, लोग पूजा करने लग जाएंगे, लोग भक्त बन जाएंगे, लोग मतलब आंख मूंद के उनके फैसलों पर विश्वास करने लग जाएंगे कि वो अच्छा कर रहे हैं तो भी सही है, गलत कर रहे हैं तो भी सही है। तो पर्सनालिटी कल्ट हो सकता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति पूजा शुरू हो जाती है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका उसे कंट्रोल करेगी, या ये कहें कि जो जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सके। लेजिस्लेचर कौन है? वो हमारे लोग तो हैं, हमने जिनको इलेक्ट किया, एमपी तो हैं, ये हमने इनको इलेक्ट किया है। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो आंसरेबल किसको है? लेजिस्लेचर को। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, संसदीय व्यवस्था है, इसी को हमने अडॉप्ट किया दोनों जगह पे, चाहे वो हमारा नेशनल स्टेट्स हो
मतलब पूरे देश के बारे में बात हो या स्टेट लेवल पे हो। जैसे हमारे एक पार्लियामेंट है देश में, वैसे ही हर जगह विधानसभा है हर एक राज्य में, और उनके लिए इसी तरीके से इनको एग्जीक्यूटिव बनाया गया, या एग्जीक्यूटिव जो है उसको एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को दोनों लेवल पे एक तरीके से डिफाइन किया गया। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है हमारे हेड है। प्लीज समझिएगा, ये फॉर्मल शब्द बहुत दिमाग में डाल लीजिए। प्रेसिडेंट के पास कुछ ज्यादा पावर नहीं होती है। हमारे फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर जो साहब है, इनके पास कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी जी अभी हैं, उनके लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। जैसे आप निर्मला सीतारमण देखें, फिनेंस मिनिस्टर है। ऐसे ही राजनाथ सिंह देखें, डिफेंस मिनिस्टर है। और आपके अलग अलग उनके कैबिनेट में लोग हैं। तो ये लोग जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये जो कैबिनेट है, ये मिलके सरकार चलाती है, पूरे देश को चलाते हैं। जब हम स्टेट लेवल पे आते हैं तो स्टेट लेवल पे क्या होता है, इसी तरीके का फॉर्मेशन है। यहाँ पर विधायक होंगे, वो विधायक में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई वो बना लेंगे अपना सरकार। उसमें एक चीफ मिनिस्टर चुन लेंगे, वो मेजॉरिटी में चीफ मिनिस्टर कुछ मंत्री चुन लेंगे। वो जो मंत्री हैं वो राज्य के मंत्री होंगे। तो वहां पर भी एग्जीक्यूटिव हो गया। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हेड है प्रेसिडेंट, ऐसे स्टेट में जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। हमारे यूनियन टेरिटरी में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मिल जाएंगे। तो प्रेसिडेंट जो है वो पावर अपने, जैसे मैंने कहा प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर तो होते नहीं है ना। जो थोड़े पावर ऐसे हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हंग पार्लियामेंट होती है ना, तब प्रेसिडेंट की पावर वाकई में जबरदस्त हो जाती है। और प्रेसिडेंट, क्योंकि पॉलिटिकल अगर कुछ ऐसा मेलोड्रामा चल रहा है तब प्रेसिडेंट का पावर आते हैं, है ना। ये जो प्रेसिडेंट है वो वही काम करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको बोलते हैं या प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। क्योंकि काउंसिल मिनिस्टर जो है वो हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। तो असली में प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो जो भी कहते हैं वो किसके थ्रू करवाते हैं, अपना खोटा होता है प्रेसिडेंट। अगर किसी क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर को नौकरी मिलती है तो उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है उस लेटर में लिखा होता है आई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट यू फॉर दिस जॉब। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट होते हैं 5 साल के लिए। प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं 5 साल के लिए। और इसके लिए एक, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर वो तो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट इस तरीके से इलेक्ट नहीं होते। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हम नहीं इलेक्ट करते। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। इनको एमपीज करते हैं। इनको जो देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान मंडल के जो विधायक हैं वो करते हैं। और तरीका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और पीआर सिस्टम से इनका इलेक्शन होता है। जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उनके पास उनको लोकसभा में, ये लोकसभा हो गई, लोकसभा में एक ऐसी पार्टी होगी जिसके पास मेजॉरिटी होगी या कोएलिशन होगा। 2-4 जो अलग अलग पार्टीज हैं वो मिल जाएंगी। जैसे 2019 और 2014 में देखिए बीजेपी के पास मैक्सिमम एमपीज थे, है ना। लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने थी तो बीजेपी के पास मेजॉरिटी पार्टी थी। लेकिन उन्होंने अपना जो नेता है वो चुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पहले 2014 से पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया था कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, उनने इन्हीं मेंबर में से फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुन लिया। तो जो मेजॉरिटी है मतलब 543 में 273 274 का एक आंकड़ा होता है, मैजिक नंबर कहते हैं उसको। तो यहां पर प्रेसिडेंट जो है जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट उसको फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंट उसको सुनते हैं। ओके, उनकी एडवाइस उनको प्रेसिडेंट साहब को सुननी ही पड़ती है। ठीक, जो 42वां और 44वां अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद क्लियर हो गया कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो बाध्यकारी रूप में बाध्यकारी हो गए हैं। जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं उसको इनको मानना ही पड़ेगा। देखिए ये तो चल ही रहा था पहले भी, है ना। पहले प्रेसिडेंट हमारे जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। अब अभी जो है रामनाथ कोविंद साहब हैं। इनके पहले प्रणब मुखर्जी साहब थे
और अब्दुल कलाम साहब को देखिए, एक बहुत फेमस आदमी रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के मिसाइल मैन, वो भी इनमें हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है, उनके पास क्या स्पेशल पावर है? प्रेसिडेंट के पास भी तो कुछ पावर होगा, क्योंकि जब हम पार्लियामेंट्री व्यवस्था की बात करते हैं तो वो एक मुखौटा है, रबर स्टैंप है। लेकिन इनमें कुछ ना कुछ क्यों बनाया गया प्रेसिडेंट को? कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए कि प्रेसिडेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनको बताते रहे, इन्फॉर्म करते रहे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं देश के मुतालिक, देश से रिलेटेड, वो प्रेसिडेंट के पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम प्राइम मिनिस्टर का है। लेकिन कम से कम ऐसी 3 सिचुएशन होती है, ऐसी रामनाथ कोविंद साहब ये हैं जो हमारे प्रेसिडेंट है, लेकिन कम से कम 3 ऐसी पोजीशंस है, कम से कम 3 ऐसी सिचुएशन है जहां पर रामनाथ कोविंद साहब यानी कि जो प्रेसिडेंट साहब है उनका रोल बड़ा जबरदस्त आ जाता है। क्या है? जब प्रेसिडेंट ये समझते हैं कि जो उनको लगता है कि भाई जो लेजिस्लेचर विधायिका ने एक बिल बनाया वो पास हो गया है ना, वो गया रामनाथ कोविंद साहब के पास। चलिए कोई भी प्रेसिडेंट मान लीजिए, अब प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि ये जो बिल है इसमें कुछ ना कुछ लकूना है, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत लग रही है, इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक या फ्लॉ लग रहे हैं, ये हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा कम है, तो वो वापस भेज देंगे। वो फिर से कहेंगे विधायिका को यानी कि जो पार्लियामेंट को, देखिए साहब इसको दोबारा देख लीजिए, रिकंसीडर कर लीजिए। और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो होता है, प्रेसिडेंट जो है वो जो भी बिल आता है उसको वो आंख मूंद के एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज तक बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि प्रेसिडेंट ने वापस भेजा होगा, 99% वो एग्री कर जाते हैं। लेकिन अगर एक बार प्रेसिडेंट के पास ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और विधायिका ने दोबारा भेज दिया, तो अब प्रेसिडेंट के पास कुछ नहीं कर सकते, वो प्रेसिडेंट साइन करेंगे ही करेंगे। पहली चीज ये हो गई। दूसरे पे आइए, प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर होता है। वो वीटो पावर होता है, वो उसे कहते हैं पॉकेट वीटो, मतलब जेब में डाल के रख सकते हैं। एक बिल आया, मनी बिल नहीं होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट के पास एक बिल आया, वो साइन नहीं करना चाहते, मनी बिल नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। जो मिनिट्स बिल है वो तो किसी ना किसी तरीके से उनको मानना ही पड़ेगा, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मनी बिल के अलावा अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है लेकिन वो उसको एग्री नहीं करना चाहते, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ इसमें है बात, तो वो क्या करेंगे, इस बिल को अपने जेब में रख लेंगे। मतलब इसका कोई भी, ये इस बिल को अपने जेब में डाल देंगे, इसीलिए इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। इसका मतलब यह है कोई ऐसा समय लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है कि ये कितने देर तक अपने पास रखेंगे इस पे सोच विचार करने के लिए। ओके, तो इसके लिए कोई एक टाइम पीरियड फ्रेम नहीं है, तो जेब में रखने को ही हम पॉकेट वीटो कहते हैं। इसी को हम पॉकेट वीटो की संज्ञा देते हैं। जो तीसरा काइंड ऑफ डिस्क्रिशन पावर है वो है पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस बन गए, ऐसे कुछ राजनीतिक सिचुएशन बन गई जहां पर, वहां पर क्या होता है, मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर पार्लियामेंट हंग हो गई। इसका मतलब एक पार्टी है, मान लीजिए 100 सीट है, दूसरी पार्टी है 100, 273 की सीटें चाहिए, कुछ और भी है तो 100, 150। अब ना तो तीनों पार्टी में कोई भी नहीं बना सकती, है ना, कोई भी पार्टी नहीं बना सकती। ये पार्टी पहुंच गई कोविंद साहब के पास कि देखिए हम बना सकते हैं गवर्नमेंट, ये दूसरी कहती है कि ना हम बना सकते हैं, तीसरी आएगी बोलेगी ना हम बना सकते हैं। अब ये अलग अलग लोग आएंगे, प्रेसिडेंट से कहेंगे हम बना लेंगे। अब क्लियर मेजोरिटी तो मिल रही है, 543 है, ये 284 नहीं है, 273 है, इसको चेंज कर लीजिएगा, 273, मतलब जो एक आधा नंबर कर लीजिए वही होता है इसका, ठीक है। तो अब एक नंबर ले रहा हूं मैं, जैसे कोई एक नंबर है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट वो वाली पार्टी को अपॉइंट करेंगे, वो ऐसी पार्टी को बुलाएंगे कि भाई ये जो, क्योंकि उनके डिस्क्रिप्शन पे है, वो ये समझेंगे कि कौन सा ऐसा पार्टी है, कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसी सिचुएशन आज के सिचुएशन में है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, जिसको हम सत्ता की बागडोर डाल सकते हैं, जो वाकई में बहुमत साबित कर देगा और जो देश को चला पाएगा। यानी कि ये सारी जो डिस्क्रिशनरी पावर हो गई वो किसके पास आ गई, वो स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं, ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट
ये जो तीसरी डिस्क्रिशनरी पावर है वो आपके किसके पास है, ये वाली, कि भाई हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन में किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। तो 1989 से 1998 तक के बीच में कोई ऐसी सिंगल पार्टी नहीं आई थी, सिंगल पार्टी नहीं आ पा रही थी, है ना। कौन सी पार्टी आ रही थी? 284 नंबर हटा दीजिएगा, ये 273 है इसमें। तो जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो मिल के आती थी और जोड़ के फिर वो गवर्नमेंट बनाती थी। तो कोई ऐसी पार्टी, जैसे मैंने बताया कि इस समय में ये बहुत सारी हमने कोalition एरा था, ये ना कांग्रेस आ रही थी ना बीजेपी आ रही थी, तो यहां पर कोई क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं थी और यहां पर हमको चाहिए प्रेसिडेंट, है ना। आपको समझ में आ गया, तीन बहुत जरूरी काम है। अब सवाल उठता है कि हमको प्रेसिडेंट क्यों चाहिए, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मेजॉरिटी पे डिपेंड है, विधायिका पे। अगर मान लीजिए अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कभी भी हटाया जा सकता है, नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आने पड़ेंगे। अब ये जो सिचुएशन है इसका मतलब ये है जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो हेड ऑफ स्टेट चाहिए कि जब एक गवर्नमेंट को हट सकती है, दूसरी गवर्नमेंट हटा सकती है, तो उस गवर्नमेंट के ऊपर एक आदमी तो होना चाहिए जो इनको हटा और लगा सके। इसके लिए हमको एक, जैसे आपको पिताजी तो हैं आपको दादा की भी जरूरत होती है, दादाजी की। तो इसी तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो दादाजी है। हमको गवर्नमेंट को हटाने के लिए, गवर्नमेंट को लगाने के लिए, गवर्नमेंट को डिप्यूट करने के लिए ये जरूरी होता है कि एक प्रेसिडेंट हमारे पास चाहिए। तो 2009 में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल गई, 2014-2019 में बीजेपी को मिल गई क्लियर मेजॉरिटी। तो प्रेसिडेंट का कोई काम इसमें ज्यादा था नहीं, है ना। वे प्रेसिडेंट का काम तब आता है जहां पर यंग हो। अब वाइस प्रेसिडेंट की बात करिएगा, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं। मान लीजिए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, वो रिजाइन कर जाते हैं, वो केवल हटाए जा सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो महाअभियोग से हटाए जा सकते हैं। मान लीजिए उनका इम्पीचमेंट हो जाता है, तब तो कौन उनकी जगह संभालेगा? इनकी जगह संभालने के लिए है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट नहीं डिप्यूट हो जाते, प्रेसिडेंट नहीं बन जाते। वाइस प्रेसिडेंट जो है, जैसे मैंने कहा, वो 5 साल के लिए होते हैं। इनका भी इलेक्शन जो होता है वो भी उसी तरीके से PR सिस्टम से होता है, STV सिस्टम से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। और ये होते हैं, जैसे मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे हमारे यहाँ वेंकैया नायडू साहब है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो राज्यसभा के आपके सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन साहब? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कमिंग टू जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड है, प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के हेड है। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे देश के लिए। ये पार्लियामेंट्री व्यवस्था में जो हमारे देश में, जैसे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे देश के सबसे पहले जो थे वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। जो आज की मेजॉरिटी है उस मेजॉरिटी के लीडर है। अगर मान लीजिए इनकी मेजॉरिटी लूज हो जाती है, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एग्जांपल ले रहा हूं, तो अगर ये मेजॉरिटी इनकी लोकसभा में कम हो जाती है तो फिर इनको रिजाइन करना, ये अपने आप हट जाएंगे। और ये अपने हट गए, है ना, ये अब हट गए। अगर मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए, 5 साल हो गए, एक एग्जांपल मैं पहले ले लूं आपको कि भाई आप कोलिशन बना लीजिए। अब एक लोकसभा है, लोकसभा में एक मेजॉरिटी की पार्टी है, एक मेजॉरिटी पार्टी जो है एक पार्टी के पास कैसे है, ये अपना एक आदमी इलेक्ट कर लेंगे, अपना नेता इलेक्ट कर लेगा। जैसे बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को इलेक्ट कर लिया, अब वो उन्होंने क्या किया, इनको इलेक्ट कर लिया, ये इनके पास मेजॉरिटी आ गया। अब ये जो मेजॉरिटी है इनको अपॉइंट कौन करेगा? इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। अब आप समझ गए, प्रेसिडेंट की यहां भी बहुत जरूरत होती है। वो एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मेजॉरिटी जो पार्टी आएगी उनके लीडर को, जिनको मैक्सिमम
जो MP सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम बना देते हैं। वैसे इनका भी एक अलायंस है, NDA जैसे जिसको हम कहते हैं। जो जरूरी बात ये होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिसाइड करता है कि उनके प्रेसिडेंट ने तो उनको बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे कि किसको 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 इनको मिनिस्टर बनाना है। जैसे सिविल एविएशन हो गया, या एग्रीकल्चर हो गई, कोल मिनिस्ट्री हो गई, या एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने कैबिनेट या फिर कहें अलग अलग मिनिस्टर को डिसाइड करते हैं। तो इसमें अलग अलग रैंक होती है, ध्यान रखिए, कैबिनेट रैंक अलग होता है, राज्य मंत्री अलग होते हैं, ऐसे अलग अलग लेवल के होते हैं। तो सबसे पहला लेवल का जो होता है वो हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो मेन मिनिस्टर्स होते हैं। उसके बाद MOS होता है, इनको हम डिप्यूटी मिनिस्टर कह सकते हैं। ये जब चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, अब स्टेट की बात करेंगे, वहां पर भी इसी तरीके से होता है। जो प्राइम मिनिस्टर है और जो प्राइम मिनिस्टर और जितने भी मिनिस्टर ये जिनको अपॉइंट किया गया है, इनको मिनिस्ट्रियल रैंक दिया हुआ है। ये कहाँ के होने चाहिए? ये जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों। अगर ये नहीं है तो 6 महीने के अंदर इनको यहाँ का मेंबर होना पड़ेगा। ठीक, जितने भी मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये अगर मिनिस्टर नहीं है तो भी ये 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में इनको मेंबर होना पड़ेगा, अदरवाइज मिनिस्ट्री इनकी चली जाएगी इनके हाथ से। अब पहले क्या हुआ था, एक आपको बताता हूं कि होता क्या था कि एक कोalition, एक पार्टी हो गई, मैं इसको इस तरह से समझाता हूं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको मेजोरिटी मिल रही है, लेकिन इसके पास मैक्सिमम वोट्स है, अच्छे खासे वोट है। वो क्या करेगी, छोटे छोटे पार्टी को बुलाएगी। वो कहेगी अच्छा मेरे पास आ जाओ, हमको सपोर्ट करो, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। आप आ जाओ, हम आपके 5 मिनिस्टर बना देंगे, हम आपके 10 मिनिस्टर बना देंगे। अभी जो मिनिस्टर है ये बहुत सारे हो गए। अब इतने सारे मिनिस्टर कैसे बन पाएंगे? ऐसे तो ये होगा, करप्शन हो जाएगा ना, हर पार्टी इधर उधर लोगों को मिनिस्टर बनाने लगेगी। तो एक अमेंडमेंट किया गया, एक बाकायदा अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट में ये था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो ये मिनिस्टर बनाएंगे, वो जितनी भी संख्या है उस पूरे हाउस में, जैसे असेंबली में जितने भी लोग हैं, उसके 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब एक एग्जांपल है, अगर 100 लोग, 100 MPs या MLAs हैं, अगर 100 MP या 100 MLA है तो 15 मिनिस्टर से ज्यादा नहीं हो सकते। 15 को एक्सीड नहीं कर सकते आप किसी भी कीमत पे। तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो है वो ऐसी एग्जीक्यूटिव है जो कंट्रोल किसके, लेजिस्लेचर के कंट्रोल में है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के कंट्रोल में है। जो मिनिस्ट्री है वो है क्या, वो पार्लियामेंट से ही आई है। उसका मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट के बिहाफ पे काम करती है। असली तो पार्लियामेंट है, बेसिकली पार्लियामेंट है। तो मिनिस्ट्री जो आती है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मान लीजिए, ये एक मिनिस्ट्री हो गई, एक ये मिनिस्ट्री ये एक कमेटी हो गई। तो ये सारी जो है, इनसे सब मिला के ये पार्लियामेंट के लिए काम करती है। कोई सरकार अपने लिए नहीं काम करती, वो पार्लियामेंट के दायरे में काम करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक साथ मिलकर काम करते हैं, कलेक्टिवली काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा दिया किसी एक मिनिस्टर के लिए, अगर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर किसी भी एक मिनिस्टर के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर आपने पारित कर दिया, पार्लियामेंट ने पारित कर दिया, तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। आप समझ गए? एक मिनिस्टर अगर गया तो पूरा का पूरा चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा मिनिस्टर है जो मानता नहीं है चीजों को, तो वो उसको मानना पड़ेगा, या वो सिंपली रिजाइन कर दे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, मिनिस्ट्री से वो सिंपली रिजाइन कर दे। तो 60 से 65 तकरीबन इतना नंबर होता है, इतना ये लोग रखते हैं। कैबिनेट जो है सबसे ऊपर का जो लेवल है, जिसे क्रीमी लेयर कह सकते हैं मिनिस्टर्स में, वो सबसे स्ट्रांग होती है। और भी मिनिस्टर है जो इनको सपोर्ट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा मिनिस्टर है और ऐसी पॉलिसी बन गई, उसको उस एक मिनिस्टर को पसंद नहीं आ रही है, तो उसको वो सुनना पड़ेगा या वो रिजाइन कर दे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो हिंदुस्तान में जो
जो प्राइम मिनिस्टर है वो सुप्रीम है, उसके पास सारे पावर है, सारे के सारे पावर एक प्राइम मिनिस्टर के पास है। अब क्या हो, ऐसा सिचुएशन बन सकती होती है ना कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर का देहांत हो जाता है, अगर वो रिजाइन कर जाते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सीधी सी बात है प्राइम मिनिस्टर ने ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई है, तो प्राइम मिनिस्टर गए इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी गए, प्राइम मिनिस्टर गए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी गए। अगर डिसमिसल हो जाता है, रेजिग्नेशन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, फिर से समझिएगा प्राइम मिनिस्टर की अगर हत्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका वो रिजाइन कर देते हैं, तो पूरा का पूरा जो काउंसिल मिनिस्टर है वो चला जाता है। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर किसी का देहांत हो गया तो कुछ नहीं होता, तो एक बस सीट खाली होती है, प्राइम मिनिस्टर किसी और को उठा के इस जगह पे रख देंगे। तो पावर जो होता है जो प्राइम मिनिस्टर के पास है वो बहुत जगह से आता है। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर कहां से आता है? एक तो ये होता है कि पहली चीज तो ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर पावर होता है, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये प्रिसाइड करते हैं, वो अपने लोकसभा के एक लीडर हो गए, उनका पूरा ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी पे उनका कमांड होता है। इसके अलावा मीडिया से वो संपर्क में रहते हैं, मीडिया में वो इंटरव्यू देते हैं, मीडिया में वो अपनी बातों को पहुंचाते हैं, देश के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसके अलावा देखिए कोई भी आदमी है वो किसी न किसी तो पार्टी से आया है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है बीजेपी के थे, जो हमारे मनमोहन सिंह साहब थे वो कांग्रेस के थे, तो अब जो है हमारे जो पर्सनालिटी है वो बीजेपी के हैं, लेकिन वो मीडिया का वो एक नेशनल लीडर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नेशनल लीडर ही होते हैं वो। और इस तरीके से इंटरनेशनल वो जो समिट्स होते हैं, अलग अलग जो समिट्स होते हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जिसमें आपको अपने देश को रिप्रेजेंट करना होता है, वहां पर ये लोग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉरेन विजिट वगैरह भी करते हैं। 1989 उसके बाद हमने बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट देखी जिसमें कोएलिशन था। कोएलिशन का मतलब ये होता है कि एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी, एक पार्टी को किसी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, तो ये क्या करेंगे, ये दो तीन पार्टी मिल जाएंगी और ये दो तीन पार्टी मिलके एक कोएलिशन गठबंधन की सरकार बना लेगी, ये एक कोएलिशन बना लेगी। तो इसलिए आपने देखा कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट है वो पावर में रह ही नहीं पाई। उसका क्या था कि ये जो तीन चार लोग मिलके बने थे ना, उसमें से एक ने कभी हाथ पैर खींच लिया, किसी ने उनकी पॉलिसी के कारण पीछे हट गए। तो यहां पर जो प्रेसिडेंट की पावर है ना वहां इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब समझ गए प्रेसिडेंट क्यों जरूरत है? पहली चीज तो ये है कि जो प्रेसिडेंट पावर, दो चीज होती है कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, पहली चीज तो ये सिलेक्ट करते हैं। दूसरा ये है कि कोलिशन है इंडियन पॉलिटिक्स में, यहां पर क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टनर्स के बीच में डिस्कशन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है ना, एक पार्टी है नहीं, एक पार्टी को मेजॉरिटी तो मिली नहीं है, बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर, जैसे बीजेपी है, मान लीजिए एक पार्टी शिवसेना है, एक पार्टी मान लीजिए डीएमके है। अब ये लोग जो लोग हैं ये लोग सब सपोर्टिंग पार्टी है, ये लोग एनडीए में आते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस में आते हैं। तो बीजेपी जो है चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो क्योंकि स्टेट में इनकी गठबंधन में है तो उनकी बात उसको सुननी पड़ती है। तो कंसल्टेशन आजकल ज्यादा हो गया है, कंसल्टेशन। तीसरी चीज जो बात आती है वो ये है कि पहले क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर के पास वो उनके पास पूरा पावर था, वो किसी को भी 2014-2019 उनके पास फुल पावर है, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी मेजॉरिटी ले ली, अब उनके पास पूरी पावर आ गई। लेकिन जब कोलिशन वाली बात आती है, गठबंधन की बात आती है, तो यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है। जो किसको चूज करेगा, वो सारे के सारे मेंबर अपने पार्टी के नहीं रख लेंगे, वो अपने आप सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बना लेंगे। उनको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से शिवसेना से भी कुछ मिनिस्टर रखने पड़ेंगे, डीएमके से भी लेने पड़ेंगे, जनता दल जो नीतीश कुमार की पार्टी है वहां से भी कुछ लेने पड़ेंगे। तो पोर्टफोलियोज किसको क्या दे रहे हैं, किसको कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, किसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना रहे हैं, तो ये भी पोर्टफोलियोज देना भी बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते, कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम, उनको कोलिशन पार्टनर के साथ बैठना पड़ता है, सब लोगों के साथ बैठना पड़ता है, और फिर वो अपनी चीज बताते हैं, फिर वो डिसीजन लेते हैं। तो जो जैसे
कांग्रेस का भी एक अलायंस है यूपीए, और जो बीजेपी है वो भी एनडीए है। तो ये लोग आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, बात करते हैं आपस में, कोई भी अपने आप नहीं कर सकता। एक और चीज है यहाँ पे कि जैसे जो चीफ मिनिस्टर है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर देश के हैं, चीफ मिनिस्टर एक स्टेट के लीडर होते हैं, और यहां पर गवर्नर के पास भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है। जो मेन प्रिंसिपल है पार्लियामेंट सिस्टम का, वो हमारा स्टेट लेवल तक भी हो, ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए एक स्टेट है, वहां पर एक हंग असेंबली हो गई, जैसे हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे भी हो सकती है। अब हंग गवर्नमेंट हो गई तो यहां पर कौन आएगा, यहां पर आ जाएंगे हमारे गवर्नर साहब। इनका रोल आ जाएगा कि भाई किस पार्टी को बुलाना है, किसको। जैसे कर्नाटका का एग्जांपल मैं लेता हूं, वहां पर कांग्रेस थी और एक और जेडी पार्टी थी, और उसके बाद बीजेपी भी थी। तो उन्होंने कांग्रेस और जो जनता दल है उसका कॉम्बिनेशन को बनाया कि भाई आप आइए सरकार बनाइए, और उसके बाद उनकी सरकार गिर गई। फिर उन्होंने बीजेपी को बुलाया। कर्नाटक का एग्जांपल दे रहा हूं। तो हमारे पास दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक मैंने बताया आपको, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जिसमें आपके सारे नेतागण आ गए। यहां पर अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, है ना, इन सबको मिला के, क्योंकि ये जो हो गए वो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए। लेकिन जब हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट हो गए, नौकरशाह हो गए, इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर हम गिनते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्यों कहते हैं? अच्छा, इसको हम सिविल सर्विस भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मिलिट्री सर्विस थी। उस मिलिट्री सर्विस से इनको अलग करने के लिए हम इनको सिविल सर्विस कहते हैं। ये सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, इनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, इनको लोगों ने किसी ने वोट नहीं दिया। ये ट्रेन और स्किल्ड ऑफिसर है, इन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, ये बहुत दिमागी तौर पे तेज है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम, आईएएस लेवल का यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, और इन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया है। तो एजुकेशन, आप मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर है, सिविल एविएशन मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है। अब वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ कौन होगा? ये लोग जो है, ये जो जिन साहब लोगों का आप देख रहे हैं, ये सब मदद करते हैं। ये सब वो लोग हैं जो इन बड़े बड़े मिनिस्टर को, जो जिनकी पास राजनीतिक व्यवस्था तो है, लेकिन राजनीतिक सोच तो है, लेकिन एग्जीक्यूशनरी के लिए, दिमाग लगाने के लिए, आईक्यू, लॉजिक, ये सब साइंस के लिए ये लोग आते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी हमारी नौकरशाह, इसको हम नौकरशाह कहते हैं। ये सरकारी लोग होते हैं, सरकारी तंत्र में काम करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उन मिनिस्टर की, क्योंकि मिनिस्टर सबसे सुप्रीम होता है। मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एग्जीक्यूटिव्स, या ये कहे परमानेंट एग्जीक्यूटिव या ब्यूरोक्रेसी को अपने कंट्रोल में रखें। ये एडमिनिस्ट्रेशन है ना पूरा एक, तो इसमें ये एक इनको नौकरी दी गई है, ये सब रिक्रूट होके आते हैं, ये सब अपॉइंट होके आते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो हम मानते हैं कि नौकरशाह जो लोग हों वो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो। जैसे मैं एग्जांपल हूं, यूपीएससी से सिलेक्ट होके लोग आ रहे हैं, यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और इतने सारे अलग अलग तरीके के सर्विसेज में लोगों को उन्होंने इलेक्ट किया। तो एक आदमी जो है, जो बन के आ रहा है, वो बीजेपी वाला नहीं हो सकता, वो कांग्रेस वाला नहीं हो सकता, है ना। कांग्रेस वाली गवर्नमेंट है, अब इनकी कोई पॉलिसी है, मान लीजिए कांग्रेस हार जाती है, अब बीजेपी आ गई। अब बीजेपी कोशिश करती है कि देखो नहीं, हम ना जो भी कांग्रेस ने किया था उन सबको बदल देते हैं, मनरेगा को छोड़ के सब बदल देंगे। तो ये जो सिविल सर्वेंट है, वो जिस तरीके से कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा था काम में, इस सिविल सर्वेंट का काम ये भी है कि वो बीजेपी की जो पॉलिसीज है उनको वो ये लागू करे, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सरकार की तरफ नहीं है। इनकी जो इंडिकेशन है या इनका बायसिंग है वो केवल इनके काम की तरफ है। ये नया गवर्नमेंट जो काम देगी उस हिसाब से काम करेंगे। तो हिंदुस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, हिंदुस्तानी जो हमारी जो नौकरशाही है, इसमें ऑल इंडिया सर्विस है पूरे देश के लिए, स्टेट के लिए सर्विसेज है, लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, इसी तरीके से टेक्निकल मैनेजरियल स्टाफ होता है, ऐसी पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है। तो ये यूपीएससी जो मैं बता रहा हूं आपको, यूपीएससी को ये काम दिया गया है, इनको काम दिया गया है कि आप एग्जाम लीजिए और सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करिए, सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करिए, इनका एग्जामिनेशन लीजिए, इनका इंटरव्यू लीजिए। और ये जो है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, पीएससी वो स्टेट्स के लिए होते हैं, यूपीएससी जो है पूरे देश के लिए होती है,
पीएससी जो है ये भी इस तरीके से ऑफिसर स्टेट के लिए, स्टेट के जो अधिकारी हैं उनको इलेक्ट करते हैं। तो यूपीएससी के जो अधिकारी होते हैं उनको फिक्स टर्म के लिए आप करते हैं, लेकिन यूपीएससी के जो मेंबर हैं उनको आप ऐसे हटा नहीं सकते। उनको हटाने के लिए जज और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, इंक्वायरी होती है। तो यूपीएससी के मेंबर, ध्यान रखिए, जो मेंबर है पब्लिक सर्विस कमीशन के, चाहे पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, ये इनका रिमूवल और सस्पेंशन इतना आसान नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। रिजर्वेशन ये दिया हुआ है कि यूपीएससी में लोग आ रहे हैं, चलिए इनके लिए इतना रिजर्वेशन, आदिवासी इसके लिए भी रिजर्वेशन, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी आएंगे उनके लिए बाकायदा रिजर्वेशन दिया हुआ है, रिजर्वेशन क्लियर कर रखा है ना। तो यहां पर भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन दिया है। अब ये समझ लीजिए, आरक्षण व्यवस्था यूपीएससी हो, पीएससी हो, जो भी हमारे नौकरशाह आते हैं वो उसमें बाकायदा प्रोपोर्शन के हिसाब से दलित और आदिवासी भी आते हैं, सब लोग आते हैं। तो क्लासिफिकेशन है सिविल सर्विसेज की। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आता है, इंडियन पुलिस सर्विस आता है, ऐसी आपका जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आ जाती है। सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस होते हैं। ऐसी स्टेट में आ जाइए तो सेल्स टैक्स ऑफिसर्स होते हैं। तो जो यूपीएससी इलेक्ट करती है वो आईएएस और आईपीएस इलेक्ट करती है। जैसे बहुत हायर लेवल के लोग होते हैं, जैसे अब आपके, अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या आप कहें कि जिला अधिकारी, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है। ये गवर्नमेंट का ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भेजा हुआ एक आदमी है जो एक स्टेट में बहुत बड़ी पदवी पर है। एक बार आईएएस आईपीएस जो है वो यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सिलेक्ट करती है, इनको ये भेजा जाता है स्टेट्स में। आईएएस आईपीएस जो है वो काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, ध्यान रखें, आईएएस आईपीएस काम करते हैं स्टेट के अंदर में। केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही कोई डिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ कर सकती है। अनुशासन, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती, वो केवल इतना कर सकती है यहां से वहां ट्रांसफर कर दे, केवल ट्रांसफर हो सकता है, इनके ऊपर कोई भी अनुशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो स्टेट में भी होते हैं, स्टेट में भी आपके जो सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे पीएससी हो गया स्टेट, है ना, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वो स्टेट्स में भी होते हैं। वहां पर भी तो ऑफिसर चाहिए, जैसे तहसीलदार भी तो चाहिए, नायब तहसीलदार चाहिए, ये भी लोग भी तो चाहिए। बहुत एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, आप देखें कि एक आदमी है, आप क्या डीएम से मिल सकते हो? मुझे नहीं लगता, मैं भी नहीं मिल सकता, कोई नहीं मिल सकता। एक डीएम से आप मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत, एक आदमी जो है वो किससे ज्यादा जुड़ा होता है। ब्यूरोक्रेसी, कई बार ये देखा गया है कि वो ठीक से ट्रीट नहीं करती लोगों को। नौकरशाह बन जाते हैं और ये अच्छी नौकरी पा जाते हैं, इसमें ये देखी गई है। अच्छा, एक इसका दूसरा पक्ष भी है। एक चीफ मिनिस्टर जो है वो, या कोई और मिनिस्टर है, वो आईएएस आईपीएस को कुछ प्रेशराइज करे कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। तो आप देखिए ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है एक तरीके से एक हथकंडा बन गया, एक हथियार बन गया खेलने का। तो सीएम और जो मिनिस्टर्स हैं वो आईएएस और आईपीएस के साथ खेलने लगते हैं। एक और चीज है कि अगर बाई चांस सिविल सर्वेंट के साथ कुछ हो गया, अगर सिविल सर्वेंट जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, एक कोई पॉलिटिकल आदमी बोलता है कि भाई आप ये करो, ये करो, तो ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि भाई इस चीज को रोका जाए। अगर एक अच्छा आदमी आईएएस पीसीएस आईपीएस बन गया है, काम करना चाहता है, तो ये भी चीज नहीं है ना। और इनकी आईपीएस ठीक से काम कर रहे नहीं कर रहे, इसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भाई ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या ये सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्या ये देश लोगों के लिए काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ये तो रिक्रूटेड होते हैं। लेकिन हमारे पास आरटीआई है, आरटीआई से हम आराम से एक लेटर भेज के 10 रुपए का खर्चा करके पता कर सकते हैं सरकार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सरकार जवाबदेह बन जाती है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी, इन सारे आईएएस आईपीएस की अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। तो हमने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो भी बहुत जबरदस्त उसको पावर है, वो एक डेमोक्रेसी का स्तंभ है। और एग्जीक्यूटिव जो है वो काम करती है जो विधायिका उन्हें देती है, और इस तरीके से जो एक ही ऑर्गन है वो अनरिस्पॉन्सिव ना रहे, वो अच्छे से काम करे। एग्जीक्यूटिव एक बहुत बड़ा रोल है, वही असली योद्धा वही है जो लागू करते हैं चीजों को।
ठीक, वो हमारे देश को रनिंग कराने में, चलाने में यही लोग हैं। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।